हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन सेंटर रांची। आज ये प्रॉपर्ली लास्ट वीडियो होने वाला है डिटरमिनेंट का। एंड मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने सारे वीडियोस को देखे होंगे। एंड अगर मैं आपको बोलूँ कि आप पूरे डिटरमिनेंट चैप्टर को सम अप करो तो आप बोलोगे सर इस पूरे चैप्टर में बेसिकली 3 पार्ट में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं पूरे चैप्टर को। पहले पार्ट में जहां पे हमने सीखा कि कैसे डिटरमिनेंट के वैल्यू को फाइंड आउट करना है, कैसे डिटरमिनेंट के वैल्यू को निकालते हैं और उसका कुछ बेसिक आइडिया हमने सीखा। सेकेंड वीडियो में हमने क्या सीखा, सेकेंड क्लास में हमने सीखा, सेकेंड पार्ट में हमने सीखा या सेकेंड कैटेगरी में सीखा कि कैसे क्वेश्चन को रीसेप करना है, कैसे क्वेश्चन को चेंज करना है। और ये जो क्वेश्चन में चेंजेस लाए जाते हैं इसमें आपको मैंने बोला था 2 चीजें याद रखनी है। ये जो आप चेंजेस लाओगे उस दरमियान आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। पहली बात क्या है कि पहला आपका आंसर नहीं बदलना चाहिए, और दूसरा ये पर्पस क्या है इसके पीछे, क्यों हम चेंजेस ला रहे हैं, क्यों प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, प्रॉपर्टीज का यूज बेसिकली हम लोग किस लिए कर रहे हैं, क्वेश्चन को इजी करने के लिए, सिंपल करने के लिए। और प्रॉपर्टीज बोलने का मतलब कुछ नहीं, हम वहां पे क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, एक नए डिटरमिनेंट को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, नए डिटरमिनेंट को फॉर्म कर रहे हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज। लेकिन ये जो नया डिटरमिनेंट या नया हम लोग प्रॉपर्टी यूज करके डिटरमिनेंट तैयार कर रहे हैं उसमें कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या था कि आंसर चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब सिर्फ उन प्रॉपर्टीज का हम यूज कर सकते हैं जिसमें आंसर डिटरमिनेंट का ना बदले। क्लियर है ना। तो हमने सीखा क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और कैसे यूज किया जाता है। और आप अगर मेरे से पूछोगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट था, और मैंने आपको बोला था इसको थोड़ा सा आपको 2 बार करना है, कम से कम 2 बार करना है, क्योंकि पहला बार में आपको अप्रोच समझ में आएगा। जब आप फर्स्ट बार वीडियो को देखोगे तो आपको अप्रोच में समझ में आएगा कि हाँ भाई साहब ये भी कुछ होता है, ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन वही दूसरा बार आप जब पूरा क्वेश्चन को टाइप 2 के क्वेश्चन को करोगे तब आपको ज्यादा आइडिया होगा कि हाँ ये क्यों हुआ और ऐसा हम कर सकते हैं। जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे तो आपके पॉइंट, आपके माइंड में वो पॉइंट तुरंत स्ट्राइक करेगा। क्लियर है। तो इसको दोबारा देखिएगा। और तीसरा जो पार्ट है वो है वैल्यू फाइंड आउट का। कि मैंने, अगर आपको याद हो तो जब मैं मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दे रहा था या फिर डिटरमिनेंट के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों चैप्टर्स के पीछे मेन मोटिव क्या था। तो इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ाने के पीछे मेन मोटिव था कि कैसे हम वेरिएबल्स के वैल्यू को फाइंड आउट करें अगर इक्वेशन दिया हुआ रहे तो यही थर्ड पार्ट है। और इसमें हम यही चीज सीखने वाले हैं कि कैसे डिटरमिनेंट मेथड के थ्रू, क्योंकि मैट्रिक्स मेथड से अभी हमने सीख लिया, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे डिटरमिनेंट मेथड के थ्रू वेरिएबल्स के वैल्यू को फाइंड आउट करना है जब हम लोगों को इक्वेशन दिया हुआ रहे। क्लियर है ना। और क्वेश्चन में आपको क्लियर कर देगा कि आपको कौन से मेथड से बनाना है, डिटरमिनेंट मेथड से फाइंड आउट करना है या मैट्रिक्स मेथड से। आप दूसरा मेथड लगाओगे फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो बहुत ही ध्यान से दोनों मेथड में डिफरेंशिएट करना है। वहां पे एक रिलेशन के बेसिस पे निकाला जा रहा था जहां पे इनवर्स का यूज हो रहा था, बट यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ डिटरमिनेंट निकालना है, 2-3 नया डिटरमिनेंट तैयार करना है और वैल्यू हम लोगों को आ जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है अभी कि ये लास्ट वीडियो है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट क्या करना चाहूंगा, अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कहीं भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है, तो मैंने आपको 2 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन कि आप ऐप सेक्शन में मैसेज करिए या फिर आप मेरे नंबर पे मैसेज कीजिए, और मैंने आपको नंबर ऑलरेडी बताया हुआ, जितने भी डाउट है आप सारे डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है ना। क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है और ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं वीडियो डालता हूं तो आप उसी दिन देख रहे होंगे, क्योंकि गैप भी आपको एक दिन का मिल रहा है, मतलब सोने पे सुहागा। तो आप कर रहे होंगे, इन सारी बातों को फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और जब कभी भी बनाने के दरमियान डाउट आए तो उसको क्लियर कर ले। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है टाइप 3 का क्वेश्चन और पहला नंबर क्वेश्चन है, ये
एक इक्वेशन दिया हुआ है दो वेरिएबल का, जहां पे वेरिएबल्स क्या क्या है x और y, और हम लोगों को बोला गया है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो कुछ समझते हैं कुछ बातों को, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे वो किस मेथड से करेंगे, वो डिटरमिनेंट मेथड से करेंगे। तो बेसिक क्या है यहाँ पे कि जो वेरिएबल्स के वैल्यू फाइंड आउट करने के दरमियान यूज होगा वो डिटरमिनेंट यूज होगा। अब क्वेश्चन आता है सर डिटरमिनेंट को कैसे फॉर्म करें, जो डिटरमिनेंट बनेगा वो किस तरीके से बनाए हम लोग, वो हम लोगों को सीखना है। तो समझिए, आपको सबसे पहले एक डिटरमिनेंट तैयार करना है जिसको आप d बोलोगे या फिर डेल्टा बोलोगे, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट, क्योंकि डिटरमिनेंट मेथड के थ्रू निकाल रहे हैं तो सिर्फ वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को डिटरमिनेंट निकालना है। अब देखिए ये जो d है इसको हम लोग बोल देंगे बॉस डिटरमिनेंट, ठीक है ना। अब बॉस डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का मेन पार्ट तो वही एलिमेंट है, तो एलिमेंट किस अकॉर्डिंग रखना है आप थोड़ा ध्यान से समझिए। जो भी वेरिएबल्स के वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जैसे किसका वैल्यू को फाइंड आउट करना है x और y, तो आप क्या करेंगे, x के जितने भी कोफिशिएंट होंगे उसको एक कॉलम में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो तो x का ही कोफिशिएंट है। मैं जब इनवर्स बता रहा था तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, हम लोग बचपन में जो लाइन लगाते हैं क्लास 6 क्लास 7, तो क्लास 6 के जितने स्टूडेंट है मतलब वो सारे स्टूडेंट क्लास 6 के हैं, तो हम लोग क्या करते थे एक कॉलम में लग जाते थे। इसी तरह से x का कोफिशिएंट है तो हम क्या करेंगे एक कॉलम में x के कोफिशिएंट को लिखेंगे। फिर y का कोफिशिएंट, दूसरा वेरिएबल y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो जो भी y के कोफिशिएंट है तो क्या है कोफिशिएंट, ध्यान से आप देखो 2 एंड -1, यहाँ पे +2 है और ये -1 है, तो कोफिशिएंट ध्यान से आपको देखना है। तो ये हमने एक बॉस डिटरमिनेंट को तैयार कर दिया, एक फ्रेम कर लिया। अब आप थोड़ा सा ये समझो, आपको जितने वेरिएबल्स के वैल्यू को निकालना है ये बॉस डिटरमिनेंट हमेशा आपको तैयार करना है। अब जितने डिटरमिनेंट का वैल्यू का जितने वेरिएबल्स के वैल्यू को आपको निकालना है आप उतने नए डिटरमिनेंट बनाओगे। मतलब आप इसको छोड़ के अब हम लोगों को कितना वेरिएबल्स का वैल्यू को निकालना है, 2 वेरिएबल्स का, मतलब 2 डिटरमिनेंट और बनेगा। पहले डिटरमिनेंट को हम लोग d1 बोलेंगे, और जब हम लोग d1 बोलेंगे या डेल्टा 1 बोलेंगे, ये जो डिटरमिनेंट बनेगा बहुत ही ध्यान से सुनना है। यहाँ पे क्या है 1, यही हम लोगों को बता देगा कि स्टेप क्या करना है हम लोगों को। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है 1। अब आपको क्या करना है, ये जो राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट दिए रहेंगे उसको यूज करना है। बॉस डिटरमिनेंट बॉस नेचर का है, वो बोलता है भाई साहब तुम दूर रहो, तुम दूसरे पार्टी का है, तुम आरएचएस का पार्ट है। लेकिन जैसे ही d1 d2 d3 ये नए डिटरमिनेंट को हम फॉर्म करेंगे तो यहाँ ये कांस्टेंट वाला पार्ट आरएचएस वाला पार्ट एक्टिव हो जाएगा। वो बोलेगा भाई साहब तुम यहाँ पे बॉस नहीं है, बॉस सिर्फ d वाला था और हम वहां पे कुछ इंटरफेयर नहीं किए। लेकिन क्योंकि तुम बॉस नहीं है, तुम d1 d2 d3 है, तुम d नहीं है, तो अब हम तुमको तंग करेंगे। अब हमको जगह चाहिए, प्लेस चाहिए डिटरमिनेंट के अंदर। तो अब क्वेश्चन आएगा कि सर उसको कहां पे जगह दे, क्योंकि वो जिद पे अड़ गया तो हमको कहीं पे तो देना होगा हर बार, इन दोनों को तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो हम बोलेंगे आप भाई साहब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रहेगा आप उस कॉलम में आरएचएस वाले पार्ट को लिखोगे। तो ध्यान से देखिए आरएचएस में क्या है 5 1, इसको एक कॉलम में लिखेंगे। किस कॉलम में लिखेंगे, तो कौन सा डी है, d1 है, तो हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे दैट इज 5 1। बाकी बात कॉलम 2 में कोई छेड़खानी नहीं करना है, कॉलम 2 को एज इट इज हम लोग लिख देंगे। ये हुआ फर्स्ट डिटरमिनेंट। तो मैंने बोला 2 वेरिएबल्स हैं, 2 अलग डिटरमिनेंट, इसके छोड़ के 2 अलग डिटरमिनेंट तैयार करने हैं आपको। तो ये पहला डिटरमिनेंट हमने तैयार किया। अब दूसरा डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा हमारा d2 और del2, और इसमें अब क्या होगा, अब आप खुद सोचो, यहाँ पे 2 है तो जैसे ही आप 2 देखो तो अब आरएचएस वाले पार्ट को सेकेंड कॉलम में लिख दो। बाकी बात आपने सेकेंड में लिखा, सिर्फ चेंजेस सेकेंड में आएगा, फर्स्ट को
एज इट इज फर्स्ट कॉलम में जो भी एलिमेंट था उसको हमने ऐसे लिख दिया। क्लियर है? तो अब ध्यान से देखिए, अब वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। क्या हो जाएगा 1 into -1 दैट इज -1, फिर बीच में -2 into 3 तो -6, -1 -6 -7। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा 5 into -1 तो -5, बीच में -2 into 1 तो -2 -7। ये क्या हो जाएगा 1 into 1 1, बीच में -5 into 3 15, 1 -15 क्या हो जाएगा -14। तो आपको ये वैल्यू निकाल लेना है। अब आप देखो, यहां पे मैंने आपको कुछ कंडीशन बताया। मैंने 2 कंडीशन में बेसिकली आपको पूरे ये जो पार्ट है हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, पूरे इक्वेशन सॉल्व वाले पार्ट को डिवाइड कर सकते हैं। अगर पहला पार्ट क्या है कि अगर डेल्टा या फिर डी का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया, और दूसरा पार्ट क्या है जहां पे डेल्टा का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। तो ध्यान से समझिएगा, इन बातों को हम लोगों को सिर्फ जानना है और क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, आपको वहां पे इक्वेशन सॉल्व करने नहीं देगा। ठीक है ना? जैसे ही हम देखेंगे कि भाई साहब डी का वैल्यू 0 हो गया और d1 d2 d3 जितने भी वैल्यू को हम लोग निकाल रहे हैं उन सारे का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो हम बोलेंगे क्या कि इनकंसिस्टेंट है और नो सॉल्यूशन है। ऐसा क्यों हो रहा है हम लोग जस्ट अभी समझेंगे। तो पहला केस ये हुआ। दूसरा केस क्या हुआ, जैसे ही देखेंगे कि डी का वैल्यू 0 है और d1 d2 d3 का भी वैल्यू 0 है, तो वहां पे हम लोग कंडीशन क्या लिखेंगे, दिस इज कंसिस्टेंट बट दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो ये था दूसरा टाइप। पहला टाइप क्या है, जहां पे d इज नॉट इक्वल टू 0, सिंपल सा कंडीशन है, जहां पे g का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो वहां क्या होगा, वो इक्वेशन जो दिया जाएगा उसका वैल्यू आप जो निकाल रहे हो वो कंसिस्टेंट होगा वेरिएबल्स का वैल्यू और यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ध्यान से देखिए, आपको सिर्फ सबसे पहले वैल्यू चेक करना है d का। तो d का वैल्यू क्या -7, मतलब क्या हो गया, पहला कैटेगरी में आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या समझेंगे कि मतलब इसका जो है यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स हैं उसके वैल्यू तो होंगे, वो कंसिस्टेंट वेरिएबल है, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, लेकिन कैसा, यूनिक वैल्यू होगा। x का वैल्यू 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, ऐसा कुछ वैल्यू होगा, ना कि 5 के, 9 के, 7 के। क्योंकि जो मैंने मैनी सॉल्यूशन लिखा है तो यहाँ होता क्या है, हम लोग k के अनुरूप मान लेते हैं। तो x का जो वैल्यू आता है वो कुछ इस टाइप का आता है 5k। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप k का वैल्यू रखते जाइएगा x का वैल्यू बदलते जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया मेनी सॉल्यूशन। बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है, साइंस का पार्ट है, तो हम इसको सिर्फ जानेंगे कि कंडीशन ये है, अगर आपको बॉस डिटरमिनेंट d और डेल्टा 0 हो जाए और d1 d2 d3 भी 0 हो जाए, तो वहां वो कंसिस्टेंट तो होगा लेकिन उसको मेनी सॉल्यूशन होगा उस वेरिएबल्स का। अब जल्दी ध्यान से बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि d इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि कंसिस्टेंट वैल्यू होगा जितने भी वेरिएबल है, और सारे वेरिएबल्स का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक वैल्यू होगा। अब वो यूनिक वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखिए अब ऊपर में मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है x इक्वल टू डेल्टा 1 या d1 बाई d। तो ध्यान से देखिए, d1 का वैल्यू क्या है -7 बाय बॉस डिटरमिनेंट, हमेशा जितने भी वैल्यू आप निकालेंगे तो ध्यान से देखिए d आपको डिवाइड करना है, बॉस डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है। मतलब इसलिए मैंने बोला ये बॉस डिटरमिनेंट है, इसका यूज हमेशा होगा, तो आपको तो इसको निकालना ही निकालना है। इसके छुड़ा के आप जितने वेरिएबल्स होंगे उतने डिटरमिनेंट को तैयार करोगे। तो ये ध्यान से देखिए, x बराबर क्या हो जाएगा -7 बाई d, और माइनस d का वैल्यू क्या है -7 दैट इज 1। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो d2 बाई d, d2 का वैल्यू कितना है -14 बाय -7।
तो माइनस माइनस कैंसिल, 14/7 दैट इज 2। तो ये हमारा वैल्यू निकल गया x और y का। आप बोलते सर फिर वहां पे आपने z क्यों लिखा? तो मैं बोलूंगा भाई साहब जनरली क्वेश्चन आपको 3 वेरिएबल्स का पूछेगा, तो हम वहां पे क्या करेंगे, गॉस डिटरमिनेंट को छोड़ के 3 डिटरमिनेंट तैयार करेंगे। मतलब यहाँ पे एक और डिटरमिनेंट आता जो कि d3 होता। क्लियर है ना? तो यहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं इसलिए उसका यूज नहीं हुआ। तो आप थोड़ा ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको देखना है कि गॉस डिटरमिनेंट का नेचर क्या है। गॉस डिटरमिनेंट का नेचर जैसे ही हमने देखा कि 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर रहता तब दूसरा और तीसरा कंडीशन देखते कि d1 d2 d3 इसका वैल्यू क्या है, क्या वो भी 0 के बराबर है। अगर दोनों 0 के बराबर है तो इसका मतलब क्या हो गया, सपोज करिए d का भी वैल्यू इन केस 0 हो गया और d1 d2 d3 का वैल्यू भी 0 हो गया। तो क्यों ऐसा बोला जा रहा है आप ध्यान से समझो। ये जो x का वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगा 0/0, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0/0। तो ये सारा जो है ये कुछ ऐसा फॉर्म होते हैं जिसका वैल्यू को फाइंड आउट नहीं किया जाता है। तब फिर वहां पे एक वेरिएबल्स को नेम करके रीनेम करके k माना जाता है और इक्वेशन को मॉडिफाई करके तैयार किया जाता है। लेकिन उतने बातों को हम लोगों को नहीं पढ़ना है। सिंपल मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप देखो d का वैल्यू 0 है तो फिर आप चेक करो d1 d2 d3 का वैल्यू क्या है। ठीक है ना? अगर वो भी 0 हो गया तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कि ये कंसिस्टेंट तो है और लेकिन इसका मेनी सॉल्यूशन है, यहाँ पे कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर d का वैल्यू 0 है और d1 d2 d3 का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, कुछ और है, तो वहां डायरेक्ट क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। क्यों होता है आप खुद सोचिए। तो d का वैल्यू 0 लेकिन डेल्टा 1, x का वैल्यू क्या आता है डेल्टा 1 बाय समथिंग। तो सपोज करते हैं डेल्टा 1 का वैल्यू 5 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/0। मैं पहला केस को समझा रहा हूं, जब डेल्टा का वैल्यू d का वैल्यू तो 0 है लेकिन डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 नहीं 0 है, तो हम लोग मान लेते हैं डेल्टा 1 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 5/0 जिसका वैल्यू हम लोग नहीं फाउंड कर सकते हैं। इसी तरह से d2 मान लीजिए 7 है तो 7 बाई डेल्टा का वैल्यू 0 तो 7/0 वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप आप समझ पाए होंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं 3 वेरिएबल का, फिर समझते हैं इन बातों को। और मैं इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ बनाने के लिए दूंगा और आपको बनाना है। जितने भी क्वेश्चन हैं पीडीएफ के फॉर्म में मैं आपको कुछ क्वेश्चन से रूबरू करवाऊंगा। जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन 2 वेरिएबल का बताया, अब एक दो क्वेश्चन हम लोग 3 वेरिएबल्स के सॉल्व करेंगे। बाकी बात आपका जो ड्यूटी है कि आप रेंट वर्क के रूप में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर बताएंगे सर हो गया है। और ये थर्सडे से नया चैप्टर स्टार्ट होगा सेट, तो आप लोगों को तैयार होना है नए चैप्टर के लिए। तो अभी आपके पास 2 दिन टाइम है, आप आराम से बनाएंगे इन सारे क्वेश्चंस को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 टाइप 3 का क्या है क्वेश्चन कि 2x प्लस 3y माइनस 3z इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 19, x प्लस 7y माइनस 5z इक्वल टू 5। अभी आप समझो बातों को। फिर से वही बात मैंने बोला, जैसे ही आपको बोला कि आपको डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करना है, मतलब कुछ नहीं करना है, डिटरमिनेंट का फॉर्मेशन होने वाला है। अब कैसे डिटरमिनेंट का फॉर्मेशन होगा ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहला डिटरमिनेंट हम लोग तैयार करेंगे जिसको क्या बोलेंगे डी, जिसको गॉस डिटरमिनेंट आप बोल दीजिए, डी और डेल्टा। कैसे तैयार करेंगे, तो सिंपली जिन वेरिएबल्स के वैल्यू को फाइंड आउट करना है उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा
देखिए x का कोफिशिएंट जितना भी होगा उसको एक कॉलम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 2 5 1, तो ये हो गया फर्स्ट कॉलम। सेकेंड कॉलम में y का कोफिशिएंट तो क्या हो जाएगा 3 -2 7, 3 - 2 7। z का कोफिशिएंट थर्ड कॉलम में तो क्या हो जाएगा -3 2 -5। ये हो गया फर्स्ट जो कि बॉस डिटरमिनेंट है, हमेशा हर क्वेश्चन में आपको निकालना है। अब मैंने क्या बोला था आपको कि इसको छोड़ के जितने भी वेरिएबल्स हैं उतना डिटरमिनेंट तैयार करना है। तो हम क्या देख रहे हैं, तीन वेरिएबल्स है x y z, तो मतलब तीन नया डिटरमिनेंट बनाना है। पहले डिटरमिनेंट को क्या बोलेंगे d1, ये जो d1 होगा वो क्या होगा, अब नाम बता रहा है d1 है भाई साहब, मतलब अब आरएचएस वाला गेम में आएगा और उसको किस कॉलम में रखेंगे, उसको फर्स्ट कॉलम में रखेंगे। तो आरएचएस का क्या है, आरएचएस में तीनों इक्वेशन में क्या है, ध्यान से देखिए 0 19 5, तो इसको फर्स्ट कॉलम में हम लोग लिख देते हैं 0 19 5। बाकी बात सिर्फ d1 है, मतलब फर्स्ट कॉलम में लिखना है, तो सेकेंड और थर्ड कॉलम को एज इट इज आप लिख दो। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा 3 -2 7 -3 2 -5। अब d2 सेकेंड डिटरमिनेंट, अब यहां पे आरएचएस वाला इस वाले पार्ट को कौन से कॉलम में लिखेंगे हम लोग, तो सेकेंड कॉलम में, क्योंकि d2 है तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से बताइए। तो सेकेंड कॉलम में पहले हम लोग लिख देते हैं 0 19 5, तो हमने सेकेंड में d2 है तो सिर्फ सेकेंड कॉलम में लिखना है, फर्स्ट और थर्ड तो सेम लिखना है। तो आप बॉस डिटरमिनेंट पे ध्यान रखेंगे, वहां पे जो फर्स्ट और थर्ड कॉलम है उसको लिखेंगे, ठीक है ना, नहीं तो हॉच पॉच हो सकता है कि इसके वाले फर्स्ट को आप लिख दो तो थोड़ा सा गलती हो सकता है। आप बॉस वाले में याद रखेंगे, बॉस में सिर्फ सेकेंड कॉलम में चेंज आएगा, बाकी बात जो फर्स्ट कॉलम है और थर्ड कॉलम है वो सेम एज इट इज हम लोग लिख देंगे। अब दो ही डिटरमिनेंट बना, एक और डिटरमिनेंट बनाना है d3, अब नाम क्या है 3 है, मतलब आप ऐसा समझो कि बॉस डिटरमिनेंट में थर्ड कॉलम को हटाना है, तो थर्ड कॉलम में और उसके जगह पे क्या लिखना है, थर्ड कॉलम में 0 19 5, और सिर्फ थर्ड कॉलम में चेंजेस आएंगे तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम को हम लोग एज इट इज लिख देंगे। तो ध्यान से देखिए बॉस डिटरमिनेंट में जो भी फर्स्ट और सेकंड कॉलम है उसको हमने एज इट इज लिख दिया, उसमें कोई चेंज नहीं किया। तो आप देखो ध्यान से, बॉस डिटरमिनेंट छुड़ा के अगर तीन वेरिएबल्स है तो हमने तीन नए डिटरमिनेंट को तैयार किया। अब इन सारे डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं, तो देखिए ध्यान से ये क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट रो के थ्रू निकालते हैं सपोज करते हैं, तो ध्यान से देखिए ये क्या होगा, 2 को हमने ढका, 2 जिस रो और कॉलम में है तो क्या बच जा रहा है -2 7 2 -5। फिर फर्स्ट रो का सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड एलिमेंट 3 है तो -3 इंटू 3 जिस रो और कॉलम में आ रहा है हमने ढका, तो क्या बच जाएगा 5 1 2 -5 प्लस -3 है तो -3 इंटू -3 जिस रो और कॉलम में हमने उसको ढका, तो क्या बच जाएगा 5 1 -2 7। अब इसके वैल्यू को कैलकुलेट करिए, क्या हो जाएगा 2 इंटू -5 इंटू -2 तो +10 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +10 बीच में -2 इंटू 7 तो क्या हो जाएगा -14। इसी तरीके से इसका वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा -5 इंटू 5 तो -25, फिर डायगोनल प्रोडक्ट करने के बाद बीच में माइनस और फिर 2 इंटू 1 तो 2, फिर -3 5 इंटू 7 35, बीच में माइनस, और ध्यान से देखिए नंबर यहाँ पे है -2, एलिमेंट है -2 इंटू 1 तो वो भी -2 होगा। तो आप ध्यान से देखो वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू -4 -3 इंटू -27 -3 इंटू
ध्यान से देखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 37, 35 प्लस 2 37। इसको सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8, माइनस 3 इंटू माइनस 27, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस और 27 3 जा 81, माइनस 3 इंटू 37, तो माइनस 3 इंटू 37 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7 21, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या होगा ध्यान से देखिए, माइनस 8 माइनस 111, तो माइनस 119 प्लस 81। इसको सॉल्व करिए, माइनस वाला बड़ा है, 119 बड़ा है एज कंपेयर टू 81, और 119 का नेचर क्या है, नेगेटिव है, मतलब ओवरऑल आंसर जो बचेगा वो नेगेटिव में बचेगा, और डिफरेंस निकाल लेंगे वही आंसर होगा। तो 9 में 1 गया 8, 8 में क्या है, ठीक है ना। तो माइनस 38 हम लोगों का वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आया, डी का। तो आपके कॉपी में ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिए, हम इसको मिटा के यहाँ पे सिर्फ इसके वैल्यू को लिख देते हैं। इसका वैल्यू कितना हो गया, माइनस 38। एक बार खुद से आप करेंगे, अगर कहीं भी कुछ भी कैलकुलेशन एरर हो सकता है तो आप उसको सुधार कर लेंगे, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूं। अब इसी तरीके से इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं, फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करते हैं। ध्यान से देखिए, 0 है तो इसका तो रोल खत्म हो गया, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट का। दूसरा एलिमेंट क्या है, तो 3 है, तो साइन चेंज होगा, ध्यान देना है, इसलिए माइनस 3। अब जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसमें हम उसको हमने ढका, क्या बचेगा, 19 5 2 माइनस 5। फिर थर्ड एलिमेंट है माइनस 3, तो हमने माइनस 3 को लिखा। फिर ध्यान से देखिए, माइनस 3 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको हमने ढका, क्या बच गया, 19 5 माइनस 2 7। अब इसके वैल्यू को निकालते हैं, माइनस 3 इंटू 19 5 जा 95 माइनस 95 माइनस 5 है इसलिए माइनस 95 हो गया, बीच में माइनस, फिर 5 इंटू 2 तो 10, माइनस 3 इंटू 19 7 जा 133, बीच में माइनस, और ध्यान देना है 5 इंटू माइनस 2 तो 5 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 10, और आगे बीच में माइनस पहले से लगता है तो माइनस 10। ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा ध्यान से करना है। माइनस 3 इंटू ये क्या हो जाएगा, माइनस 95 माइनस 10 तो माइनस 105, माइनस 3 इंटू, ध्यान से देखिए ये प्लस हो जाएगा, 133 प्लस 10 तो 143। अब इसके वैल्यू को निकालिए, तो ध्यान से देखिए क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 इंटू 105, 5 3 जा 15 तो 315, माइनस 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 तो 429। तो ध्यान से देखिए, फिर माइनस वाला बड़ा है तो डिफरेंस लेंगे, क्या होगा, 9 में 5 9 में 5 गया 4, 12 में 1 गया, 2 में 1 गया 1, तो देखिए माइनस 114 वैल्यू आ गया है, ठीक है ना। तो हम लोग D2 के आगे, अभी D2 के आगे D1 के आगे क्या लिख लेंगे, माइनस 114। तो आप एक बात समझ पा रहे होंगे कि कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छे से हम लोगों को करना है। तो ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू क्या आ गया, माइनस 114। अब इसी तरीके से D2 का वैल्यू निकालेंगे, ध्यान से देखिए D2 का वैल्यू फिर फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट क्या है, 2, तो हमने 2 को लिखा। ध्यान से देखिए 2 जिस रो और कॉलम में आ रहा है हमने उसको ढका, क्या बच गया, 19 5 2 माइनस 5, फिर माइनस 3
जीरो का रोल खत्म हो गया, सेकंड एलिमेंट जीरो है तो जिसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा वो भी जीरो हो जाएगा। तो -3 इंटू जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको हमने ढका, देखिए क्या बच जाएगा 5 1 19 5। अब मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए ये क्या होगा 2 इंटू 19 इंटू -5 तो क्या हो जाएगा -95। 5 इंटू 2 10 तो -10। -3 इंटू, ध्यान से देखिए 5 5 जा क्या हो जाएगा 25। 5 इंटू 5 25, बीच में माइनस, फिर 19 इंटू 1 तो 19। ये क्या हो जाएगा आप बताओ 2 इंटू -105 -3 25 इंटू -25 -19 क्या होगा तो 6। अब इसको आप सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 105 इंटू 2 तो -210 -18, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस है तो दोनों ऐड हो जाएगा 8 2 2। तो प्रोबेबली कहीं हमने कैलकुलेशन का एरर ना किया हो और ये वैल्यू आया, ठीक है ना, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमने d2 का वैल्यू निकाल लिया, सॉरी, तो d2 का वैल्यू कितना आ गया हम लोगों को -228। ये थोड़ा सा आपको लेंथी लगेगा बट आपको करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। सब कंसेप्ट बस इतना था कि डिटरमिनेंट तैयार करना है और कैसे करना है, बस कंसेप्ट वहीं तक था। फिर बाकी बात जो है वो कैलकुलेशन का पार्ट है। तो ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, अब d3 का वैल्यू निकालेंगे तो 2 को हमने ढका जिस रो और कॉलम में आ रहा है तो -2 7 19 5 -3 क्योंकि साइन चेंज होता है, फिर जिस रो में आ रहा है उसको हमने ढका तो ध्यान से देखिए क्या बच जा रहा है 5 1 19 5 और 0 आया थर्ड एलिमेंट फर्स्ट रो का तो उसको हटा ही देना है। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू -2 -10 माइनस देना है और 7 इंटू 19 -133 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे -3 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 25 -19। तो इसको सॉल्व करिए ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा -10 -133 तो वैल्यू -143 हो जाएगा। -3 इंटू 25 -19 क्या होगा तो 6 तो 2 इंटू 3 6 -326 -18 दोनों माइनस में ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऐड कीजिए 6 + 8 14 2 + 1 3 3 + 1 4 3 -344, ठीक है ना। तो ये हमारा वैल्यू आ गया एंड आई होप कि वैल्यू सही आया हो, कहीं कैलकुलेशन एरर ना हुआ हो। 3 2 जा 6 4 2 जा, सॉरी यहाँ पे देखिए हमने एक मिस्टेक कर दिया, 3 2 जा 6 4 2 जा 8 2 1 जा 2, देखिए 286 8 + 6 40 8 + 1 9 9 + 1 10 2 + 1 -304 तो ये वैल्यू आया। अब देखिए अब हम इसको रिपीट करके, क्योंकि मेरा मेन मकसद क्या था सिर्फ वैल्यू लाना था। जैसे ही सारे डिटरमिनेंट का हमने वैल्यू को निकाला फाइंड आउट किया, अब इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं वेरिएबल्स के वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब देखिए d1 d2 d3 और d का वैल्यू हमने निकाला। अब चेक करते हैं कंडीशन का कि कंडीशन क्या है। पहले सबसे पहले आपको वैल्यू चेक देखना है, ऑब्जर्व करना है किसका तो d का। आपको ये देखना है कि d का क्या है वैल्यू 0 के बराबर है या नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं -38 मतलब पहले कैटेगरी में आ रहा है और पहला कैटेगरी अगर d 0 के बराबर नहीं है इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है, वहां पे जितने भी वेरिएबल्स हैं उसके यूनिक वैल्यू होंगे और वो यूनिक वैल्यू क्या होंगे। तो अगर x का निकालना है तो d1
d1 बाई डी, y का निकालना है d2 बाई डी, z का निकालना है d3 बाई डी। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिए d1 का वैल्यू कितना आया हम लोगों को -114 और d2 का वैल्यू कितना -38। तो ये हो गया x का वैल्यू। y का वैल्यू क्या हो जाएगा d2 और d2 का वैल्यू कितना है -228 बाय -38। इसी तरीके से z का वैल्यू क्या हो जाएगा -304 बाय -38। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो ये 19 के टेबल में दोनों टर्म आएंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 9 2 38 एंड 19 114 प्रोबेबली टेबल में आते 114 963 अच्छा 54 हाँ 96 का प्रोबेबली 114 ही होता है। हाँ तो देखिए टेबल में दोनों आ रहा है तो कैंसिल कर देना डायरेक्ट। अब क्या हो जाएगा ये 6 टाइम्स में तो 2 फिर 3 टाइम्स में कैंसिल करेगा, आंसर 3 हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 19 2 जा 38, 19 1 जा 19, फिर 3 बच गया तो 3 8 38, 19 2 जा 38 12, 2 को फिर 6 टाइम में कैंसिल करेगा 12 को तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। z में देखिए माइनस माइनस कैंसिल, 19 2 जा 38, 19 1 जा 19, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या बचेगा 30 माइनस 19 11 बचेगा, 11 और आगे 4 है 114 तो क्या हो जाएगा 16। ये वैल्यू को कैंसिल करके क्या आ जाएगा 8। तो ध्यान से देखिए x का वैल्यू क्या आया है 368, मतलब एक पार्टिकुलर वैल्यू आया। तो इसलिए बोला जा रहा है कि अगर d is not equal to 0 then the equation is consistent और जो वैल्यू होगा वो आपका यूनिक होगा। जैसे हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं x का 3 है तो 3 ही रहेगा, वो 5 7 ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। y का 6 है तो 6 ही रहेगा। तो सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट समझना है, सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट तैयार करना है, फिर आपको देखना है कि d का वैल्यू 0 के बराबर है या नहीं। सबसे पहले ये देखना है, अगर नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे इक्वेशन कंसिस्टेंट है और उसका वैल्यू है। कैसे वैल्यू निकाला जाए तो d1 बाई डी, d2 बाई डी, d3 बाई डी। लेकिन अगर d का वैल्यू 0 के बराबर आ गया तो फिर दो केस हम लोगों को देखना है। क्या देखना है कि क्या डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 मतलब d1 d2 d3 वो भी 0 है या फिर वो 0 नहीं है। अगर d1 d2 d3 0 हो गया और d भी 0 है तो हम क्या बोलेंगे इक्वेशन तो कंसिस्टेंट है लेकिन उसका बहुत सारा सॉल्यूशन है। क्लियर है ना? इसी तरीके से अगर d1 d2 d3 0 के बराबर नहीं है और d का वैल्यू 0 के बराबर आ गया तो हम क्या बोलेंगे इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। तो डायरेक्ट आपको कोई क्वेश्चन देके पूछेगा बताइए इसका सॉल्यूशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। तो आपको सिर्फ सबसे पहले क्या देखना है इसका वैल्यू और फिर मिलाना है कि d1 d2 d3 का वैल्यू क्या है और वहां से देख के बता देना है कि अगर ये है तो ये है, नहीं तो नहीं है, इनफिनाइट सॉल्यूशन नहीं है, मेनी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है ना? अब देखिए और एक दो क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा आज ज्यादा टाइम का होगा क्योंकि लास्ट क्लास है तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आज ही ये चैप्टर को मैं कंप्लीट कर दूं और आप अपने अच्छे से बनाओ। कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं जो अगर अलग हुआ तो हम लोग उसको डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 4, 4x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 16
और क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। आप सिंपली ये समझो कि आपको ये नहीं बोल रहा है, तो आप क्या करोगे, कुछ भी वैल्यू निकालने के लिए आपको डिटरमिनेंट तो निकालना होगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे, पहले बॉस डिटरमिनेंट तैयार करेंगे। बॉस डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 1 2 4 1 3 3 -1 +1 +1, तो ये है बॉस डिटरमिनेंट। फिर d1 का वैल्यू निकालेंगे, d1 क्या हो जाएगा, 1 है, मतलब फर्स्ट कॉलम में आप किसको लिखना है, 1 4 16, और d2 d3 को सेम एज इट इज लिख देंगे, 1 3 3 -1 1 1। अब d2 क्या हो जाएगा, ध्यान से बताइए, तो आप सेकेंड कॉलम को चेंज करेंगे, सेकेंड कॉलम के प्लेस पे क्या लिख देंगे, 1 4 16, और d1 और d3 के प्लेस पे सेम एज इट इज हम लोग लिख देते हैं, 1 2 4 -1 +1 1। अब d3 का वैल्यू बताइए, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, तो थर्ड कॉलम में इसको अब लिखना होगा, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम को सेम एज इट इज लिख देंगे। तो फर्स्ट कॉलम में ये था, सेकेंड कॉलम में 1 3 3 1 2 4। तो अब ध्यान से देखिए, कंसिस्टेंट आपको दो कंडीशन में आया है, जहां पे एक बार बॉस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर आ गया है, और दूसरा जब 0 के बराबर नहीं आया है लेकिन d1 d2 d3 के बराबर वैल्यू भी 0 के बराबर आया है। तो दो कंडीशन है, ध्यान से समझिए। पहला कंडीशन क्या है, जहां पे d इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन क्या है, जहां पे d भी 0 हो और d1 d2 d3 भी 0 हो, तभी कंसिस्टेंट होगा। तो सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि ये कंसिस्टेंट है, इसको प्रूव करिए। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप जब इसका वैल्यू निकाले तो ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे ये कंसिस्टेंट हो गया और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन आपने इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया और यहाँ पे 0 आ गया, तब भी आपको परेशान नहीं होना, तब भी कंसिस्टेंट होने के लिए एक और कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि d1 d2 और d3 इसका भी वैल्यू 0 आ जाए, जिससे x y z का फॉर्म क्या हो जाए, 0/0 0/0 0/0। तब वहां पे क्या होगा, वो इक्वेशन भी कंसिस्टेंट है, लेकिन वहां मेनी सॉल्यूशन है। तो आपको सिंपली बोला जा रहा है कि ये कंसिस्टेंट है, आप ये प्रूव करो। तो कंसिस्टेंट प्रूव करने के लिए आपको वैल्यू निकालना है। आप पहला वैल्यू d का वैल्यू निकालेंगे, यहीं पे अगर आपको इस नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, कुछ और वैल्यू आ गया 0 को छोड़ के, तो आप इन सारे को नहीं कर सकते हो। आप डायरेक्ट बोल दोगे कि d इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड ऑल वेरिएबल्स हैज यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर दूसरा कंडीशन मैं बता रहा हूं कि d का वैल्यू यहाँ पे 0 आ गया, तो अब आपको क्या करना है, तब आपको ये पॉइंट समझना है कि इन तीनों का भी वैल्यू निकालना होगा, और अगर ये तीनों भी 0 आएगा तभी ये कंसिस्टेंट हो सकता है। अगर इसका वैल्यू कुछ और आया और d का वैल्यू 0 है तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? सो ये था कुछ क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 14 मैंने जानबूझ के वहां पे क्वेश्चन नहीं दिया, मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन का टाइप बता दिया। कुछ ऐसा टाइप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए कि डिटरमिनेंट, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 15, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो कंसेप्ट वही है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जानबूझ के नहीं दिया कि आप जब भी ये भी पूछा जाए तो आपको सिंपली वैल्यू निकालना है सारे, जैसे d1 d2 d3 जैसा आपको वहां पे इक्वेशन दिया है आप वैसा वैल्यू निकालोगे, फिर आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि वहां पे यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन है या फिर नहीं सॉल्यूशन है। तो आपको करना उतना काम पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मैंने जानबूझ के सिर्फ आपको यहाँ पे रूबरू करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 वहां पे गलती से 14 लिखा हुआ है, तो आप उसको सही कर लेंगे। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपको इक्वेशन देके पूछे कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है, ये बताइए।
तो आपको फिर से वही काम करना है। जैसा इक्वेशन दे, अगर 2 वेरिएबल का दे तो आपको d के छोड़ के 2 नया डिटरमिनेंट तैयार करना है। अगर 3 वेरिएबल का इक्वेशन दे तो आपको क्या करना है, d के छोड़ के 3 अलग डिटरमिनेंट, नए डिटरमिनेंट को तैयार करना है। वहां से x y z फिर देख के बताना है कि क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा। तो आई होप आप कर पाएंगे एंड आज यहीं तक रहने देते हैं। फिर होगा तो हम लोग कल एक लाइव क्लास करेंगे। अगर आप लोगों का इजाजत हो और कोई भी डाउट हो, सहमति बने, ऐसा मुझे कम चांसेस लग रहा है कि आपको कुछ डाउट होगा। क्लियर है? तो एक बार रात में हम लोग मैसेज के थ्रू क्लियर कर लेंगे कि क्या आपको डाउट है, और लाइव क्लास अगर आपको डाउट है तो फिर हम लोग लाइव क्लास कल या परसों गुरुवार को एक बार कर लेंगे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए और बनाते रहिए।